हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। आज करेंगे हम प्रगतिवाद। तो प्रगति का अर्थ क्या होता है? पहले तो प्रगति का अर्थ ही समझेंगे। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना या उन्नति करना। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना या उन्नति करना। 1936 ईस्वी में उन प्रगति का संबंध किससे है? तो प्रगतिवाद का संबंध है मार्क्सवाद से। मार्क्सवाद से प्रगतिवाद का संबंध किससे? मार्क्सवाद से। इसकी जो स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की प्रगति लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस में हुई थी, जिसने साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया और इसकी एक शाखा भारतवर्ष में भी स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले ये पेरिस में हुई। फिर इसकी जो दूसरी शाखा हुई थी, एक शाखा प्रगतिशील लेखक संघ की, तो भारत में हुई थी। और भारत में ये कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। भारत में हुई थी 1936 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? ये लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। भारत में जो भारत प्रगति लेखक संघ की जो स्थापना भारत में हुई थी वो लखनऊ में हुई थी सन 1936 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद जी इसके अध्यक्ष हुए। मुंशी प्रेमचंद ने भाषण में घोषित किया कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, इसका लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए। साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं मानना चाहिए, बल्कि क्या मानना चाहिए? इसका जो लक्ष्य होगा वो समाज के हित के कल्याण में होगा। द्वितीय अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ इसका। द्वितीय अधिवेशन पहला तो हुआ था लखनऊ में और द्वितीय अधिवेशन इसका हुआ था 1938 ईस्वी में। द्वितीय अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनते डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। द्वितीय अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर। द्वितीय अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष हुए रविन्द्रनाथ टैगोर हुए। मुंशी प्रेमचंद और टैगोर दोनों ने ही प्रगतिशील को एक व्यापक और उदात्त रूप में ग्रहण किया, जबकि परिवर्तित साहित्यकारों ने इसे मार्क्सवाद की संकीर्ण सीमाओं में अवरुद्ध करके इसे प्रगतिशील से प्रगतिवाद का रूप दे दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता कहलाती है। मार्क्सवाद दुनिया के सब मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी देश या जाति के हों, दो जातियां वर्ग मानते हैं। नंबर एक, शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग दो वर्गों में विभाजित किया इन्होंने, शोषक वर्ग और शोषित। शोषक वर्ग वे होते हैं जो शोषण करते हैं और शोषित वे होते हैं जो जिनका शोषण होता है। शोषक वर्ग में पूंजीपति। शोषक वर्ग में कौन आते हैं? पूंजीपति। जो पूंजीपति होती हैं वे गरीबों से क्या करते हैं? ब्याज पे पैसा देते हैं, उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो इसमें आते हैं पूंजीपति, मालिक, जमींदार आदि आते हैं। शोषित वर्ग में आते हैं निर्धन, मजदूर, श्रमिक वर्ग। शोषित वर्ग में कौन आते हैं? निर्धन लोग। भाई जब उन्हें जरूरत होती है तो जमींदारों के पास जाते हैं, उनसे पैसा उधार मांगते हैं और उस पैसे पे वे तीगना चौगना ब्याज लेकर उनसे वापस लेते हैं। अगर नहीं दे पाते तो निर्धनों की, जो मजदूरों की है, उनकी जो भी जमीन उनके पास होती है उसे हड़प लेते थे।
तो ये हो गए शोषित वर्ग। तो शोषित वर्ग में आगे निर्धन, मजदूर और श्रमिक वर्ग के आते हैं। मार्क्सवादी विचार समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। जो मार्क्सवादी विचारधारा थे वे क्या करना चाहते थे? समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक समान व्यवस्था हो। तो आगे चलते हैं, इससे संबंधित यही महत्वपूर्ण टॉपिक थे इसमें। प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1936 से 1943 तक इसका समय काल माना जाता है। 1943 तक प्रगतिवाद का समय काल। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा प्रगतिवाद। सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद के युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद में जो राजनीति है वही काव्य में क्या है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि जो कवि आते हैं ये प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्सवाद का प्रभाव है, वैसे ही प्रयोगवादी कविता पर फ्राइड का और प्रगतिवाद का साम्यवाद का साहित्य संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवाद काव्य दृष्टि सृष्टि है दार्शनिक की, वर्ग चेतना प्रदान की, व्यक्ति की यथार्थ या यथा स्थिति की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग चेतना की। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो राइट आंसर है प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीति दासता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही है, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, सुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवाद साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें थे मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर शामिल थे। 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। प्रगतिशील आधुनिक काल से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते, तो छायावाद से लेकर भारतेंदु युग से लेकर आखिर तक अच्छे से पढ़ना है। प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। काव्य धारा में छायावाद का जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वाय की प्रतिक्रिया भी निहित होती है। प्रगतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रगतिवाद प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की है? तो राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, ऑप्शन बी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रेमचंद जी, ऑप्शन डी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन रिपीट हो रहा, प्रेमचंद प्रगतिशील संघ लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद और सज्जाद
जहीर के। ऑप्शन सी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियन, पलायनवादी प्रवृत्ति के प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। प्रगतिवाद कौन सा विचार अमान्य है, मतलब गलत है? तो रूपवाद इसके अंतर्गत नहीं आता। प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद शामिल है। कौन कौन सा है? नंबर 1 यथार्थवाद, नंबर 2 पदार्थवाद और नंबर 3 समाजवाद। प्रगतिवाद के रूप में संबंधी मत में चंद्रबली सिंह का मत है। विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की अपेक्षा की प्रवृत्ति रही। अतः स्पष्ट है प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। नंबर 1 धर्म और ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। तो इसमें कौन सी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, ये बतानी है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो प्रगतिवाद तो यथार्थवाद यानी कि यथार्थवाद में विश्वास करता है जो प्रेजेंट में है। वो किसको महत्व नहीं देता? धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था को महत्व नहीं देता है। तो ऑप्शन ए गलत है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। नंबर 1 प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। नंबर 2 मानवतावादी प्रवृत्ति। नंबर 3 शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। नंबर 4 विद्रोह और क्रांति की भावना। नंबर 5 समाज का यथार्थवादी चित्रण। नंबर 6 नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। नंबर 7 मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और ईश्वर के प्रति अनास्था। देखिए किसी भी काल को समझने के लिए हमें उसकी विशेषता और प्रवृत्तियां जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे ही जब हमें ये पता लगेगा कि भारतीय हिंदू युग की कौन सी विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद की कौन सी है, छायावाद की कौन सी विशेषता है, तो हम अपने आप ही डिफाइन कर लेंगे कि भाई हाँ ये इस युग की विशेषताएं हैं, इस युग में ये रही और इसमें ये। तो इन विशेषताओं को, सभी कालों की विशेषताओं को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो राइट आंसर है नागा अर्जुन का। नागा अर्जुन का जन्म 1911 से 1998 तक। मुक्तिबोध नागा अर्जुन का जन्म 1911, मुक्तिबोध का 1917, 1964। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में, मृत्यु 1964 में हुई। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का जन्म है 1929, मृत्यु इनकी हुई 1990 में। धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के खेवली गांव में हुआ था। तो 9 नवंबर 1936 और मृत्यु इनकी हुई थी 10 फरवरी 1975 को। कहा जाता है कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागा अर्जुन। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वेरी इंपोर्टेंट है। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि, इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तरोनी नामक गांव में हुआ था। 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तरोनी नामक गांव में। आधुनिक हिंदी काव्य को समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हुआ। इनका नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है।
तो नागार्जुन का पत्र कौन सा था? विश्वबंधु था। और दीपक मासिक जो महीने में एक बार निकलता था। विश्वबंधु साप्ताहिक था जो सप्ताह में एक बार निकलता था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में इनकी उपाधि यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। तो उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह कौन सा है? चित्र, जिनसे इनकी रचनाओं का शुरुआत मानी जाती है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगों पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर खंड काव्य हैं। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा और वरुण के बेटे। नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन किस वर्ग के कवि के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है प्रगतिवादी। नागार्जुन किस काव्यधारा के प्रगतिवादी? नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? तो कौन सी खड़ी बोली हिंदी में? पत्रहीन नग्नगाछ, ये खड़ी बोली भाषा में नहीं है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को शाब्दिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार थे नागा अर्जुन। निराला का जन्म 1899 में, दिनकर का 1907, हरिऔध का 1865, नागार्जुन का 1911। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्याएं तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की। इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है कि कौन से कवि ने किस पर आधारित रचनाएं की। तो नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरे को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हुए तथा मजदूरों और किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि भी मानते हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित से एक कथन सही नहीं है, तो कौन सा है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। दूसरा तथ्य है, तो इसमें पहला ही सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद कल्पना लोक और सौंदर्य को नहीं खोजता, वास्तविकता पर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का आधार मानते हैं। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना का यथार्थवाद की ओर होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य और सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना और प्रवणता, यही जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य और काव्य व्यंग में प्रधानता, ये तीनों विशेषताएं प्रगतिवाद की हैं। कल्पना और प्रवणता छायावाद की विशेषता है। छायावाद में क्या था? कल्पना था और रहस्यवाद से संबंधित विशेषताएं हैं। कल्पना और छायावाद में
छायावाद की रहस्यवादी पर बल दिया गया। छायावाद कविता में प्रवणता इतनी अधिक है तो आभ्यंतर प्रभाव साम्य को प्रकट करने में सक्षम योजनाएं अधिक थी। छायावादी कविता की यह शाब्दिक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी ओर सबसे पहले बल पूर्वक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया। शेष विशेषताएं प्रगतिवाद की है। प्रकृतिवाद समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय और श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षक पद्धति के एक प्रमुख आलोचक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समस्या समाधान एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना की प्रक्रिया में साहित्य ही नहीं होता बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास आदि को सब एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है। उनकी रचनाएं प्रेमचंद और उनका युग, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला साहित्य की साधना 1969। ये रामविलास शर्मा की संबंधित रचनाएं। प्रगतिवाद कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि है। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आजादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी और व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, है मेरी तुम, बोले बोल बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है तो यह है केदारनाथ अग्रवाल की। नागा अर्जुन का जन्म 1911, नरेश मेहता का 1922, त्रिलोचन का 1917, त्रिलोचन का 1917 से 2007। केदारनाथ अग्रवाल का 1911, 2000 ईस्वी में मृत्यु हुई। नागार्जुन का 1911 से 1938। नेक्स्ट है जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं तो राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। भवानी प्रसाद मिश्र। धूमिल का जो जन्म है राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म है 1911, 2000 ईस्वी। शिव मंगल सुमन 1915। 2002 शिव मंगल सिंह सुमन का है। धूमिल का है 1936 से 1975। 1975। भवानी मिश्र का है 1914 से 1985।
इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसमें सी और डी दिया, युगधारा नागार्जुन की और आग का झरना। युगधारा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृत्या नहीं है, जबकि युगधारा नागार्जुन की है और केदारनाथ अग्रवाल ने आग का गहना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आग का झरना है, अतः विकल्प में दो रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है प्रगतिवादी कविता से। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ली गई है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1942। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं अनीमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, तो राइट आंसर है अगे, ऑप्शन अगे। किसके हैं? प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं और इन्होंने तार सप्तकों का संपादन किया था। प्रयोगवाद के कवि अगे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं, बल्कि प्रयोगवाद के एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध प्रकृतिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता की रचना मुक्तिबोध ने की? तो राइट आंसर है अंधेरे में। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंत दर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि। राम की शक्ति पूजा निराला की तथा असाध्य वीणा अगे की लंबी कविता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, इंपोर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ। ये अध्यापक थे, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक रूप में समझे। उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात भी उठाई। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी। नागार्जुन का जन्म 1911 से 1938। धर्मवीर भारती का है 1926 से 1997। धूमिल का है 1936 से 1975। मुक्तिबोध का है 1917 से 1964। 1917 से 1964 ये मुक्तिबोध का जन्म और मृत्यु है। भूल गलती की कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखी? मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन ए। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने उन्हें संशोधित परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई थी। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो राइट आंसर है अंधेरे में नहीं है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और छटपटाहट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविताएं संकलित है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्मदिन की धूप। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में भूल गलती एक स्वप्न कथा भ्रम राक्षस पता नहीं डूबता चांद कब डूबेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में गलती एक स्वप्न कथा भ्रम राक्षस पता नहीं डूबता चांद कब डूबेगा। मुझे याद है कि आदि कविताएं संकलित है। चांद के मुंह टेढ़ा में टेढ़ा का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी में, जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता में संकलित है, संग्रह में संकलित है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिनिधित्व किया गया था? तो राइट आंसर है विपात्र, एक साहित्य की डायरी। चांद का मुंह टेढ़ा भारत इतिहास और संस्कृति के नाम से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मुक्तिबोध की मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति का प्रतिपादक किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के आधार पर ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में चलता है, मुकदमा चला, जिसका निर्णय था कि इसके द्वारा 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका मुक्तिबोध ने ही लिखी थी कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में सामान्य इतिहास में राजाओं और युद्धों और उनके राजनीतिक उलटफेर जैसा विवरण रहता है, इसमें नहीं युद्धों और राजवंशों के में ने अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास को अंकित किया है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में लिखी गई है? किस अन्य भाषा में? ब्रज में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधी में। त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अलावा अवधी बोली, जो पूर्वी भाषा की बोली में है। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ और चलकर वे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ के रूप में माने गए। यहीं से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन ने अवधी में एक अच्छी रचना की, अमोला, लिखकर, जिसे 2700 बरवे एक साथ हैं। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो राइट आंसर है तीरधारा नहीं है, बाकी तीनों है। तीरधारा किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बिखरे मोती, उन्मादनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947, मुकुल और मिला तेज से तेज। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणु का 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामदेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते आदि, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय, हारे को हरिनाम इत्यादि रचना है। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। तो प्रथम काव्य संग्रह जिस भी कवि का हो उसे नोट कर लीजिए। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है दिनकर का? रेणुका। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है।
कथा का 5 अंकों में विभाजन कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा भी दी जा सकती है, पर इसमें नाट्यता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो राइट आंसर है दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक मीरा की गीता कहा गया है, तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन सी। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। दो राह समय के रथ का घग्गर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? श्रीमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली सेनगुप्त या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम है, इंपोर्टेंट है, तो राइट आंसर है कुमकुम। बालकृष्ण बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 ईस्वी तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम, वर्ण्यावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का वर्णन है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आहान 1918 ईस्वी में प्रतिभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आहान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रेखा 1951, अपलक 1952, वासिस काव्य संग्रह आदि हैं। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 और 23 ईस्वी में किया था। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक किसने किया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शंभुनाथ सिंह ने। नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत 1, 2, 3 है। प्रयोगवाद 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 के संपादक कौन से कवि रहे, तो ये रहे अगे। अगे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ था। 1911 और मृत्यु इनकी हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। प्रयोगवाद किसके बाद आया, तो प्रगति और वह छायावाद के विरोध में प्रयोगवाद आया। यानी कि प्रयोगवाद ने प्रगतिवाद और छायावाद का विरोध किया। छायावाद में कहा कि इसमें कोरी भावुकता थी, भावना पर आधारित, जबकि प्रगतिवाद में क्या था, सूक्ष्म सामाजिकता पर आधारित। छायावाद छायावाद जो काल था वो कविता कोरी अनुभूति पर आधारित रही, जबकि प्रगतिवाद कविता सूक्ष्म अभिव्यक्ति पर है। इसके विपरीत प्रयोगवादी कविता अनुभूति अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है। यानी कि अब प्रयोगवाद में जो है कवि अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को सामंजस्य को लेकर इसमें इसका वर्णन किया गया है। स्टार्ट करते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयोगवाद से।
आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे प्रयोगवाद के बारे में अपने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखते हैं। भूमिका से सब क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न ही है प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। आगे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, नई राहों का अन्वेषण। तो राइट आंसर होगा नई राहों का अन्वेषण रहा, ऑप्शन सी। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ। तार सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब था? 1943 ईस्वी में। सप्तक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 7 कवियों का वर्णन किया गया है। 7 कवियों से मिलकर तार सप्तक बना है। जब प्रकाशन योजना सामने आई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टि के हैं। भूमिका में आगे ने स्पष्ट किया कि उनके संकलित कवियों के एकत्र होने के कारण उनके कवि एकत्र होने के कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, वे किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, अभी राही हैं, राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। उनके मतेक्य नहीं है, उनमें मतेक्य नहीं है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के छंद तुक के कवि के दायित्व के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। उनका आपस में क्या है? मतभेद है। वे सब प्रकार एक दूसरे की जीवन की परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक आगे के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण है। ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसने? तो राइट आंसर है अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगा जब सन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद में से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 ईस्वी में प्रकाशित होने लगी। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे। प्रयोगवाद से
अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर आगे का एकाधिकार था। आगे से प्रयोगवाद के आचार्यों को खटक गई। प्रयोगवाद के आचार्यों को यह खटक गई कि तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन को स्वीकार न करती थी और नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सक्षमतावाद का प्रयोगवाद से नहीं है। सक्षमतावाद का संबंध किससे है? तो यह है छायावाद से। निम्नलिखित में से ये कथन गलत है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो यही कथन गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। अतः विकल्प प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक, ऑप्शन बी। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तार सप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचना विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा। किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, सभी राही है, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? तो इन तीनों का संपादन किसने किया था? आगे ने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 प्रकाशन वर्ष। आगे चलकर आगे ने दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में संपादित प्रकाशित किया। इन तीनों सप्तकों के में सात सात कवियों की रचनाएं संग्रहित है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943, ऑप्शन बी। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 रिपीट हुआ। तीसरे सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो तीसरा हुआ था राइट 1959 में। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो राइट आंसर है तार सप्तक में। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 में अगे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचना तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रबद्धवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयोगवाद के अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रबद्धवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। किस कवि ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी? तो इसे गणपति चंद्र गुप्त ने। और अगे जी ने इसे राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक 1943 कवियों के याद करने की ट्रिक है, जो सूत्र है उसे कैसे याद करना? अमूने गिरा प्रभा में, ऐसे अगे, मैं से मुक्तिबोध, न से नेमीचंद जैन, गिरी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्रा से प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे तार सप्तक की ट्रिक है सहभर सनहग, 1951 ईस्वी में हुआ। स से शमशेर बहादुर, है से सह हरिनारायण व्यास, भै से भवानी प्रसाद, र से रघुवीर साय, स से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता और ध से धर्मवीर भारती।
तो सैभर सनग 3 शब्दों से 7 कवियों के नाम याद हो जाएंगे। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में याद करने का तीसरा सप्तक है 1959 के कवि याद करने का सूत्र है कै कु की विप्र, कैसे केदारनाथ, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, वी से विजय देव नारायण, पै से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सै से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मै से मदन वात्सायन। चौथे सप्तक की ट्रिक है 1979 ईस्वी में याद करने का सूत्र है श्री अरा सुरा सुवन, श्री से श्री राम वर्मा, ऐ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, रा से राजेंद्र, स्वन से स्वदेश भारती और न से नंद किशोर आचार्य। आगे कौन से वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के, ऑप्शन बी। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तो राइट आंसर है अगेनी। निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर जो तार सप्तक के नहीं बल्कि द्वितीय सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनमें से कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो शमशेर बहादुर नहीं है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है नरेंद्र शर्मा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो दूसरे सप्तक में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित है? तो राइट आंसर है मुक्ति बोध। दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी कुंवर नारायण। कुंवर नारायण कौन से सप्तक के हैं? तीसरे के। दूसरे सप्तक में संकलित कवि है रघुवीर सहाय, ऑप्शन ए। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री नहीं थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी शकुंतला माथुर। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो तीसरे सप्तक के, ऑप्शन सी। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन से हैं? तो राइट आंसर है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। चौथे सप्तक में संकलित है सुमन राजे, कवित्री है महिला सुमन राजे। तार सप्तक में कौन सा कवि संकलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय नहीं है। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो प्रयोगवाद से है, ऑप्शन बी। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय अगे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रघुवीर सहाय की प्रमुख कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था इत्यादि। कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश लिखने का कारण, उबे हुए सूखी
वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ भंवर इत्यादि है। वरण भवन शेक्सपियर के नाटक में मैकबेथ का अनुवाद, 3 हंगारी नाटक इत्यादि है। क्वानो नदी कविता के संग्रह कौन है? तो राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सन 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़े हुए रंग का उपन्यास किसका है? इनका उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने ही 2 लघु उपन्यास लिखे। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियां संकलित है। बकरी नामक नाटक इनका काफी लोकप्रिय है। किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचनाएं हैं। बाला उपयोगी साहित्य में इनकी कृतियां भो भो, खो खो, साख, लाख की नाक, बतूता का जूता और महंगू की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों के संपादन भी इन्होंने किया। क्वानो नदी इनमें से किस कवि की है? तो राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वानो नदी काव्य संग्रह के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं ऑप्शन डी, एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रयोगवाद के लिए। सॉरी, इनमें से कोई नहीं। प्रयोगवाद के भीतर ही प्रबंधवाद और नकेनवाद भी पनपा, लेकिन प्रयोगवाद की एक छोटी सी शाखा मात्र बनकर रह गया। नकेनवाद बिहार में प्रचलित हुआ। नकेन के 3 कवियों का नाम आता है, न से नलिन विलोचन, कैसे केसरी कुमार और न से नरेश मेहता। नरेश मेहता के नामों के प्रथम अक्षर से बना है नकेनवादी। नकेनवादी तीनों कवि प्रयोग दर्शन सूत्री प्रयोगवाद में प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया गया। ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी में कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। इनमें से कौन सा नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है ए और सी, केसरी कुमार और नरेश मेहता। इनमें से कौन प्रबंधवाद से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। गौर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, विद्रोह की भावना, विद्रोह स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थावादी और संशयात्मक तथ्य, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। नई कविता से संबंधित प्रश्न। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर है इनमें से तो कोई नहीं। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता के से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक आगे हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। नई कविता के 2 तत्व हैं प्रमुख रूप से। नंबर 1, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यानी कि यथार्थवाद दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवाद दृष्टि के रूप में भी और नवीन जीवन
चेतना की पहचान के रूप में भी है। नई कविता का प्रकाशन प्रारंभ कब माना जाता है? तो राइट आंसर 1954 में। नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज से है। 1947 में जब अगे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई थी। नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थ का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थ का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता, मानवतावाद की नई परिभाषा आदि है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु मानववाद की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो राइट आंसर है नई कविता। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आंच के लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किस कवि का है? तो राइट आंसर है राजेंद्र यादव का, ऑप्शन बी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। तो ये आज हमारी घटना चक्र संपूर्ण क्वेश्चन होगा इसके हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से लेकर आधुनिक काल तक। अब इसकी मैं आपको मैराथन क्लास डाल देती हूँ, तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट घटना चक्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक संपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप सभी को आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।